गुड मॉर्निंग क्लास। मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव एक बार फिर से ज्ञानंदा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम संविधान का भाग 5 आज पढ़ेंगे। संविधान का भाग 5, 4 भाग हम कंप्लीट कर चुके हैं। मौलिक कर्तव्य तक मैंने आपको करा दिया था। मौलिक कर्तव्य तक आपको यदि कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मुझे बताएं कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं आपको 100% अपना प्रयास करूंगा और समझाने का क्या करूंगा, प्रयास करूंगा। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है संविधान का भाग 5। पहला क्वेश्चन हमसे पूछेगा संविधान का जो भाग 5 है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो वैसे तो मैंने लिख दिया आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। कहाँ तक से कहाँ तक है? आर्टिकल या अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब हमसे एग्जाम में पूछता है कि आखिर संविधान के भाग 5 में है क्या। तो संविधान का जो भाग 5 है उसमें क्या है? संघ की कार्यपालिका है। क्या है इसमें? संघ की कार्यपालिका है। समझ गए ना? संविधान का भाग 5 आर्टिकल पूछे कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक दिया गया है। यदि पूछता है इसमें क्या है तो संघ की कार्यपालिका है। अब हमसे क्वेश्चन पूछता है कि संघ की कार्यपालिका में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित है। तो पहला तो इसमें सम्मिलित कौन सा होता है? राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका में पहला सम्मिलित कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा पूछे कौन है? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा कौन है? प्रधानमंत्री। चौथा कौन है? मंत्री परिषद, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। और पांचवा कौन है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। तो संघ की कार्यपालिका में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित नहीं है? तो पहला कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रपति। दूसरा हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तीसरा हो जाएगा प्रधानमंत्री। और चौथा क्या हो जाएगा? मंत्री परिषद। और पांचवा क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। ये सारा का सारा जो पार्ट है मैंने बताया एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएससी से लेकर जितने भी सारे एग्जाम है, यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, एमपी पुलिस, जितने भी सारे एग्जाम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और आज हम इसका पहला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो पहले इतना ही नोट कर लो। इसको मैं क्या करता हूं, पहले इरेज करता हूं और राष्ट्रपति से हम क्या करेंगे? आज पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो कितने सारे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछेगा राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक है। क्या है? देश का प्रथम नागरिक होता है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता का क्या है? यह प्रतीक होता है। भारत का राष्ट्रपति क्या है? देश का प्रथम नागरिक होता है। यह भारत की एकता या राष्ट्र की एकता और अखंडता का प्रतीक है। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। किसका प्रमुख होता है? संघ की कार्यपालिका का क्या होता है? प्रमुख होता है। यदि पूछे कि संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है तो आगे पढ़ेंगे हम। तो वास्तविक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर होता है। भारत का राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है। जैसे ब्रिटेन में ब्रिटिश क्राउन होती है, महारानी होती है, सेम उसी की उस तरह हमने क्या किया? भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है। अंतर कितना है कि भारत में जो राष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है और ब्रिटेन में क्या होता है, वो ब्रिटिश क्राउन का जो महारानी होती है उनका क्या होता है? वंशानुगत पीढ़ी दर पीढ़ी कैसा है वैसे ही का वैसा वो चलता रहता है।
देश का प्रथम नागरिक हो गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता का सूचक है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और यदि पूछे वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रमुख आर्टिकल है उनके बारे में हम एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले है आर्टिकल 52 के अनुसार। क्या है आर्टिकल 52 में? आर्टिकल 52 के अनुसार क्या लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या दिया है? आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यदि पूछे राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, तो आर्टिकल 52 के अनुसार क्या दिया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 53 के अनुसार, आर्टिकल 53 के अनुसार क्या बताया मैंने? आर्टिकल 53 में क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की जो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में निहित होता है? राष्ट्रपति में होता है, जिसका प्रयोग वो मंत्री परिषद की सलाह से करता है। एक आर्टिकल और यहाँ पढ़ना है, आर्टिकल 53(2) के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी की प्री एग्जाम में पूछा गया है। आर्टिकल 53 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। क्या होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। तो वैसे भी हमसे एग्जाम में पूछता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 53(2) के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसलिए वह तीनों सेना अध्यक्षों को क्या करता है? नियुक्त करता है। समझ गए ना? भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसलिए वह तीनों सेनाओं के, थल सेना, जल सेना और वायु सेना के जितने भी सारे अध्यक्ष हैं, उन सभी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए, इसके बाद है आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इसका मतलब होता है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है या राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति क्या होता है? भाग लेता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति भाग लेता है? इसी बार की पीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? पहला तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, कौन भाग लेता है? पहला लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा कौन सा है? विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन हो गया? पहला लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
और तीसरा कौन सा है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और चौथा कौन सा हो गया, केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा दिल्ली, और दूसरा कौन सा है, पांडिचेरी। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो यदि पूछे भाग लेने वाले कौन कौन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पांडिचेरी की जितने भी सारे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो सब क्या लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब यदि हमसे क्वेश्चन पूछे राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है, तो कौन भाग नहीं लेता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य। कौन भाग नहीं लेगा, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य। मनोनीत कौन कौन से हो गए, पहला तो लोकसभा में 2 सदस्य और विधानसभा में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, 12 सदस्य। लोकसभा में 2 सदस्यों के प्रावधान को भी समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा के 2 और राज्यसभा के 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद के सदस्य भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेता है, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। कौन भाग नहीं लेता है, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्य और संसद सदस्य, जैसे लोकसभा के 2 और राज्यसभा के कितने हो जाएंगे, 12, और विधान परिषद के सदस्य ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो संसद सदस्य भी पूछ सकता है, डायरेक्ट संसद के निर्वाचित सदस्य। तो संसद के 2 सदन होते हैं, पहला कौन सा होता है, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो डायरेक्ट हमसे पूछ ले संसद के निर्वाचित सदस्य, तो संसद के निर्वाचित सदस्य का मतलब ही होता है लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य की क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है। इसके बाद है अब राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या हमारे पास योग्यताएं होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। पहला तो होना चाहिए क्या भाई, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहला उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये। दूसरा, आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, इसकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अधिक कितना भी हो, कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए, 35 वर्ष की इसकी क्या होनी चाहिए, आयु होनी चाहिए। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। चौथा क्या है, पागल और दिवालिया ना हो। पागल और दिवालिया ना हो।
क्या ना हो, पागल और दिवालिया ना हो, और किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। तो राष्ट्रपति बनने के लिए यदि हमसे योग्यता पूछता है कि कौन कौन सी योग्यता है, तो पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की उसके पास क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, है कि नहीं ये आवश्यक नहीं है, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने की उसके पास क्या होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। पागल और दिवालिया ना हो। पागल का मतलब समझेगा कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो वह राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने के योग्य नहीं है। दिवालिया का मतलब क्या होता है, यदि आपने किसी भी सरकारी संस्थान से लोन लिया और आप वो अगर नहीं दे पाते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार आपको क्या कर देती, दिवालिया घोषित कर देती है, और ऐसा व्यक्ति भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होता है। लाभ के पद पर ना हो। यदि भाई राष्ट्रपति बनने से पहले यदि किसी अन्य पद पर है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उस पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ वह 2 पदों की सैलरी नहीं ले सकता है। ये राष्ट्रपति बनने के लिए प्रमुख योग्यताएं थी। एग्जाम में हमसे अधिकतर पूछता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी इसकी योग्यताएं थी, इसके लिए करिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कैसी होती है, उसको हम पढ़ते हैं। तब तक ये आप क्या करो, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 55 के अनुसार। आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति या विधि है कि एक्चुअली राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो होता कैसे है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, एकल मत संक्रमणीय पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। अप्रत्यक्ष मतदान का मतलब ये होता है कि जिसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। यदि हमसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछता है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किस पद्धति के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति या गुप्त मतदान के द्वारा होता है। इसे हम वरीयता का क्रम भी कहते हैं। अभी बताता हूं आपको कि पद्धति होती क्या है। एकल मत संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और ये मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसमें कौन कौन व्यक्ति भाग लेता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। एक विधायक के सदस्य का वोट मूल्य कितना होता है वो हमें भी पढ़ते हैं। तो जितने भी सारे राज्य में विधानसभा सदस्य हैं उनमें यदि हमसे पूछे कि एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, एक विधायक का जो मत का मूल्य होता है वो कैसे निकालते हैं, उस राज्य की कुल जनसंख्या, जितनी उस राज्य की कुल जनसंख्या है, उस राज्य के जितने भी सारे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उससे क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। क्या करेंगे, राज्य की जितनी सारी जनसंख्या है वो विधानसभा के जितने भी सारे निर्वाचित सदस्य हैं वो करने के बाद उसमें क्या करेंगे, 1/1000 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके एक विधायक के मत का मूल्य प्राप्त होगा। जैसे हमने पूछा कि मध्य प्रदेश में एक विधायक के मत का मूल्य कितना है, तो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या, इसके बाद कुल जनसंख्या के बाद मध्य प्रदेश में कितने विधायक हैं टोटल, वो कुल विधायकों की संख्या और गुणा क्या कर देंगे 1000, तब जाके क्या होगा, एक मत का मूल्य प्राप्त होगा। तो ये से हम कैसे निकाल सकते हैं एक विधायक के मत का मूल्य। ऐसे यदि हमसे पूछे एक संसद सदस्य का मूल्य कितना होता है, एक संसद सदस्य का मूल्य कितना होगा, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, जितने भी सारे राज्यों के विधायक हैं उनके मत का मूल्य निकाल लेंगे पहले यहाँ से, उसके बाद जितने भी सारे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तब जाके एक मत का मूल्य प्राप्त होगा। क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, संसद के निर्वाचित सदस्य
और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो कभी यदि हमसे एग्जाम में पूछे कि एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे, तो उस विधानसभा की राज्य की कुल जनसंख्या बटे जितने भी सारे उस राज्य में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उनसे भाग देंगे और 1/1000 का मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, एक विधायक के मत का मूल्य निकाल सकते हैं। और एक विधायक के मत का मूल्य निकल आया, उसमें हम जितने भी सारे संसद के निर्वाचित सदस्य हैं उसको डिवाइड कर देंगे, तो वहां से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक संसद सदस्य का मूल्य क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब आते हैं राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है, गुप्त मतदान के रूप से। जैसे मैंने बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब एक से अधिक व्यक्ति क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, तब हमारे लिए क्या करना पड़ता है, ये वरीयता के क्रम को क्या करते हैं, हम अपनाते हैं। जैसे मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए, तब उसको क्या करते हैं, अपना रैंक या वरीयता दे देंगे। जैसे मैंने कहा A, B, C और D 4 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए और वोट क्या करना, हर व्यक्ति को देना। एक व्यक्ति वोट देने जाएगा, इसको 1 रैंक दे देगा, इसको 3 रैंक दे देगा, इसको 4 दे देगा, इसको क्या करेगा, 2 दे देगा। मतलब समझ गए ना, एक व्यक्ति की नज़रों में ए प्रत्याशी बहुत अच्छा है, दूसरे की नज़रों में ए वाला प्रत्याशी अच्छा है, ऐसे चौथा नंबर का और दूसरे नंबर का प्रत्याशी अच्छा है। ऐसे हर व्यक्ति क्या करेगा, अपनी अपनी रैंक इसको क्या करेगा, प्रदान करता जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे फिर कि जितने सारे फर्स्ट रैंक वाले व्यक्ति हैं उनके मतों को क्या करेंगे, टोटल काउंट करेंगे। और यदि किसी भी प्रत्याशी को कुल वोटिंग का 50% प्लस 1 वोट प्राप्त हो जाते हैं, कितने वोट प्राप्त हो जाते हैं, 50% प्लस 1 वोट यदि उसे प्राप्त हो जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया। कितना वोट प्राप्त होना है, कुल वोटों का, कुल वोट मतलब कुल वैध मत भी लिख सकते हैं, कुल वैध मतों का कितने परसेंट, 50% प्लस 1 वोट प्राप्त हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। यदि मान लो पहले दौर की मतगणना की और पहले दौर की मतगणना में यदि किसी भी व्यक्ति को 50% वोट प्राप्त नहीं होते हैं, तब क्या करते हैं, जो सबसे कम नंबर का प्रत्याशी रहता है जिसकी रैंक 4 है, उसको हम क्या करते हैं, श्रेणी से हटा देते हैं और बाकी लोगों में फिर से हम क्या करते हैं, एकल मत संक्रमणी पद्धति के द्वारा काउंटिंग करते हैं। फिर से देखते हैं तो 50% प्लस वोट यदि प्राप्त हो जाते हैं तब वह राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है। भारत में ऐसी प्रक्रिया अभी तक केवल एक बार हुई, जब भारत के राष्ट्रपति बीवी गिरी के लिए हमने क्या किया, दूसरे दौर की मतगणना की। उसके बाद से लेकर अभी तक हमारे भारत में कभी भी हमें दूसरे दौर की मतगणना की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन यदि हमसे पूछता है कैसे होता है, तो पहला तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से यदि पूछे किस पद्धति के द्वारा किया जाता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति या वरीयता का क्रम और गुप्त मतदान के द्वारा क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। मैंने बता दिया आपको एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं, एक संसद सदस्य के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है। इसके बाद है आर्टिकल 56 में क्या है, आर्टिकल 56 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल दिया गया है। आर्टिकल 56 में, आर्टिकल 56 में क्या दिया है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब पढ़ते हैं राष्ट्रपति का कार्यकाल। यदि हमसे पूछे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल आखिर होता कितना है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, टोटल 5 वर्ष का इसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। टेन्योर सिस्टम कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन इससे पहले भी वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, इससे पहले ही वो अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, भारत के उपराष्ट्रपति को वह अपना त्यागपत्र देता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से कितने वर्ष तक रहता है, जब तक आगामी राष्ट्रपति नहीं बन जाता है, 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल रहता है। लेकिन यदि इससे पहले ही वह अपना त्यागपत्र देना चाहे
तो वह अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। लेकिन इससे पहले यदि उसको अपने पद से हटाना हो तो आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, किसके द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कब लगती है राष्ट्रपति पर? केवल और केवल तब जब उसने संविधान का अतिक्रमण किया हो या संविधान के नियमों के अनुसार उसने कोई भी काम नहीं किया हो, तब उसे हम क्या कर सकते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटा सकते हैं। और जब कभी राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेगा तो भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के कार्यों को क्या करता है? संचालित करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इससे पहले यदि वो त्यागपत्र देना चाहे तो किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी राष्ट्रपति को समय से पूर्व उसके पद से हटाया जा सकता है। इतना आप नोट करिए। इसके बाद एक आर्टिकल और पढ़ते हैं। चलिए, इसके बाद हो गया राष्ट्रपति के कार्यकाल पढ़ लिया हमने। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब आते हैं आर्टिकल 57 में क्या है। आर्टिकल 57 में क्या दिया है? पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन का मतलब होता है भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति क्या हो सकता है? बन सकता है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका में यह प्रावधान केवल 2 बार के लिए है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो लगातार 2 बार तक क्या कर सकता है? राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हो सकता है। परंतु भारत में कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति क्या हो सकता है? बन सकता है। आर्टिकल 60 में क्या दिया है? आर्टिकल 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो पहला क्वेश्चन तो हमसे ही पूछता है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 60 के अंतर्गत है। और यदि पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और यदि मान लो मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उसकी अनुपस्थिति में जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश है वो क्या करता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। और यदि मान लो मुख्य न्यायाधीश किसी भी कारण से अनुपस्थित होता है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को क्या करेगा? अपनी शपथ दिलाता है। इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति का वेतन। यदि पूछे राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है तो राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रतिमाह इसका क्या होता है? वेतन होता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना? 5 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन है। और 18 लाख वार्षिक इसको क्या होती है? पेंशन प्राप्त होती है। 5 लाख रुपए प्रतिमाह इसको क्या होता है? वेतन प्राप्त होता है। और 18 लाख वार्षिक इसको क्या होती है? पेंशन प्राप्त होती है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो आय कर से क्या होता है? मुक्त होता है। और जब तक वो पद पर रहता है, पद पर रहने की स्थिति में किसी भी स्थिति में उसके वेतन भत्तों में कोई भी कमी नहीं की जा सकती है, ना ही किसी प्रकार की कोई भी कटौती हम कर सकते हैं। तो वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। पेंशन पूछे कितनी है? 18 लाख रुपए वार्षिक या 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह उसको क्या होती है? पेंशन प्राप्त होती है। एक चीज और बीच में मिस हो गई, वो मैं आपको बता देता हूं दोबारा से। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इस चुनाव में यदि पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 सदस्यों का तो क्या होना चाहिए? अनुमोदन होना चाहिए। क्या होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? 50 सदस्यों का अनुमोदन, 50 सदस्यों का प्रस्ताव, 50 सदस्यों के द्वारा अनुमोदन, 50 सदस्यों का प्रस्ताव। और जमानत राशि के रूप में यदि पूछे, जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये उसे जमा करना क्या होता है? आवश्यक होता है। तो 50 सदस्यों का प्रस्ताव, 50 का अनुमोदन, जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमानत राशि से क्या करना है? जमा करना आवश्यक है।
यदि कोई भी प्रत्याशी कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं करता है तो उसकी जमानत क्या हो जाएगी, जब्त हो जाती है। इतना सारा राष्ट्रपति के आज लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, सबसे अधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति कौन है। राष्ट्रपति से संबंधित जितनी भी सारी चीजें होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या कहूँगा, बताऊंगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।